सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एसी अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 घातांक एवं करनी। ये प्रश्नावली 3.1 आज की इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे सभी प्रश्नों को। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बता चुका हूं, प्रश्नावली 1 के प्रश्न को इस वीडियो में हम आवाज थोड़ा सा है कि गला खराब। चलिए तो शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और यदि इसके पिछले प्रश्नावली अध्यायों के पिछले अध्यायों को जो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया, वहां से आप देख। यदि कुछ अपने विचार रखने हैं या कोई समस्या आती है में, आपके लिए कमेंट बॉक्स सदैव खुले हुए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं क्या आगे। सबसे पहला हमारा प्रश्नावली 3.1 और ये 3.1 को बनाने के लिए जो हमारे पास नियम, घातांक के नियम, इसको पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है बहुत शानदार तरीके से। नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें घात लगा हुआ है, तो घातांक के जो 8 नियम है इसको हम यहाँ पर प्रयोग करें। मैं लिखता हूँ यहाँ सॉल्यूशन। पहला प्रश्न के लिए 1/2 है और पूरे घात ऋण 5। सबसे पहले घात यदि ऋण में हो तो धन बना लीजिए। ये कैसे होगा? नियम नंबर 8, अगर a/b है, घात में ऋण है, तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा और 2/1, और घात क्या हो जाएगा? ऋण 5 से धन। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि a/b पूरे की घात ऋण m रहता है, ये b/a और पूरे की घात क्या होगा? नियम लग गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 5 यानी 2/1 गुणित 2/1 गुणित 2/1 गुणित 2/1 गुणित 2/1। 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 2 ने 32 और 1 1 कम 1 से हमको आंसर में मिल गया 32। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखते हैं दूसरे वाले को। इसमें लिखा है 1/3 की घात ऋण 4। तो 1/, जैसे ही ऋणात्मक को, केवल ऋण नीचे में लगा है, ऋणात्मक को धनात्मक बनाएंगे वो 1/, हो जाता है और 3 की घात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नियम कौन सा लगा है यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अगर a की घात ऋण m है, 1/a की घात धन m बन जाता है। ठीक, चलिए अब ये बटा का बटा है, ये सबसे ऊपर जाएगा। 3 की घात 4/1, 3 की घात 4/1 का कोई अर्थ नहीं होता। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निया 81। बात समझ में आ गया? चलिए तो बढ़ जाए अगले प्रश्न के लिए। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा क्या कह रहा है, देखो। 6 की घात 7 बटे 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। अब ये 6 है, ये 2 और 3 है, तो इस 6 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं।
क्या क्या टूटेगा, 2 गुणित 3 और पूरे की घात 7 बटे में 2 की घात 3, 3 की घात 7। अब यहाँ पर नियम लगेगा, क्या नियम लगेगा कि यदि आधार मेरा गुणा में है और घात है तो ये घात दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। 2 की घात 7 गुणित क्या लिखेंगे, 3 की घात 7 बटे में 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। 3 की घात 7 से 3 की घात 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसका कारण। ये दोनों का घात क्यों बना, क्योंकि a गुणित b पूरे की घात m बराबर a की घात m फिर b की घात m। जैसे मैंने यहाँ पर नियम में को लेफ्ट में रखा था, इसको राइट में, तो दोनों तो एक दूसरे के बराबर है। ये ऐसा में बदल सकता है, ये वाला ऐसा बदल सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक, यहाँ भी देखो 2 की घात 7 है, यहाँ 2 की घात 3 है, बटे में है तो 2 की घात 7 ऋण 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 की घात 4, जो कि आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 16। ये नियम क्या है वो भी लिख देते हैं बगल में। चलिए a की घात m भागित a की घात n। मेरे पास यदि आधार समान है और घात अलग अलग है, आधार वही रहता है और घात क्या हो जाता है, घट जाता है, घटा दिया हमने। क्लियर हो गया बात। चलिए नियमों के आधार पे हमने प्रश्नावली की प्रश्न बना लिया है, दूसरे में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, दूसरा प्रश्नावली का है ना, हमारा पहला प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर प्रश्न लगे हुए हैं, निम्नलिखित को सरल करना है, मतलब हल करना है। सॉल्यूशन पहला, ऋण 4 पूरे की घात 3 गुणित ऋण 2 पूरे की घात ऋण 3। सबसे पहला काम रहेगा हमारा ऋण घात को धन घात में बना, तो ऋण वाला धन में कैसे बनेगा, ऋण 4 पूरे की घात 3 गुणित ये 1 बटा हो जाएगा और ऋण 2 पूरे की घात क्या हो जाएगा, 3। नियम क्या कहता है कि a की घात ऋण m जब धन में बनाएंगे तो a की घात धन m हो जाएगा। ठीक, 1 बटे आ जाता है। चलिए अब यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, दोनों के पास घात 3 है, तो जब घात एक ही रहे, संख्या में बटा रहे, तो वही होगा। ऋण 4 बटे 2 अभी बताए थे और दोनों का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी बताया मैंने, देखो। ठीक, तो उसी को लिख देता हूं नियम को। यहाँ पर क्या लिखेंगे नियम को, मेरा यदि a की घात m बटे में a की घात सॉरी b की घात m अलग अलग है, क्या होगा, a बटा b हो जाएगा, पूरे की घात क्या लग जाएगा, m। ठीक, चलिए बराबर, ये कटेगा, ऋण से ऋण, 2 एक कम और ना, 2 दूने 4, यहाँ बचा 2 की घात 3, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 2 ने 8 हो गए। बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लिखा है ऋण 3 पूरे की घात 4 फिर 5 बटे 3 पूरे की घात 4। यहाँ पे देखो दोनों की घात 4 है, बीच में गुणा लगा है। गुणा वाला नियम क्या कहता है, गुणा वाला नियम कहता है हमारे पास, देखो ये ऋण की घात 4 है तो ये पहले धन में आएगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऋण 3 फिर 5 बटा 3 और पूरे की घात क्या हो जाएगा, 4। नियम कारण यहाँ पर बता देता हूं मैं, a की घात m गुणित b की घात m। यहाँ a है b है लेकिन दोनों घात समान है, क्या हो जाएगा, a गुणित b और सबका घात 1 हो जाएगा। एक घातांक के नियम है जो कि हम पढ़ चुके हैं,
नहीं देखे हैं वीडियो पिछला वाला, देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ देखो 3 से 3 कटेगा, क्या जाएगा ऋण 5 और पूरे के साथ कितना आएगा 4, तो ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5, 5 पचे 25, 5 125 और 625 वो भी धन में आएगा, क्योंकि ऋण 4 बार है, ऋण ऋण 2 बार होने से, जोड़ी बनने से वो धन हो जाता है। दूसरा को देख लीजिए, दूसरा हमारा कहता है ऋण 5 पूरे की घात 3 भागित ऋण 5 पूरे की घात ऋण 7। अब यहाँ पर देखो आधार एक जैसा है, आधार हमारा एक जैसा है, क्या करेंगे कि ऋण 5 रहेगा, पूरे की घात 3 रहेगा, बीच में ऋण रहेगा और ऋण 7 अलग से रहेगा। नियम क्या कहता है, ए की घात m भागित ए की घात n, देखो आधार समान है, ए की घात m ऋण n, अभी बताए थे कुछ देर पहले। अभी आ जाएगा हमारे पास ऋण 5 पूरे की घात 3 और ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और इस तरह से आएगा मेरे पास ऋण 5 पूरे की घात क्या हो जाएगा 10, ठीक। चलिए, तो गुणा करना पड़ेगा, ऋण की घात अगर सम संख्या है तो धन में आएगा, 5 की घात क्या करेंगे 10, ठीक है। मैंने 25 को 5 बार गुणा करेंगे, आप गुणा कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 10 बार कर सकते हो, या तो ऐसे ही रहने दो, ठीक। सरल करने का यहाँ पर तात्पर्य था कि एक निश्चित छोटे संख्या के घात में उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, कि यहाँ पर अब हल करना है बोल के हम कर दिए। तीसरा को देखिए, यहाँ पर ज्ञात अज्ञात दोनों है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहला क्या दिया है, 16 गुणित टी की घात ऋण 3 बटे 4 की घात ऋण 3, गुणित में है 8 और गुणित में है टी की घात ऋण 6। ये जो भी है देखो, यहाँ टी वाला तो सेम बिरादरी का है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सरल करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, घातांक का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये खुद कट जा रहा है, 8 एकम 8, 8 दूने 16 कट गया वो, तो यहाँ पर 2 गुणित टी की घात ऋण 3 बटे 4 की घात ऋण 3 गुणित टी की घात ऋण 6। अब ये टी वाले का मामला सुलझा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर घात ऋण में है, जब ये धन बनेगा तो याद रखो, अगर कोई बटे में घात ऋण में है वो धन बनेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 गुणित 4 की घात क्या हो जाएगा धन 3 हो जाएगा, बटे में था, अब ये ऊपर चला गया, 2 के साथ गुणित हो गया जी, बटे में था वो गुणा हो गया, तो ये ऋण धन क्या, ऋण 3 हो गया, वो धन 3 हो, ठीक। उसी प्रकार आप ये जाएगा ऊपर तो टी की घात ऋण 3, ठीक, गुणित में क्या हो जाएगा टी की घात धन 6 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ कारण लिख सकते हैं अपना, ठीक, आप अपना कारण लिख सकते हैं। कारण ये लिखेंगे ए की घात धन m बराबर 1 बटा ए की घात ऋण m, ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ऋण m है वो धन m बन जाएगा, 1 बटा है तो बटा मतलब बटे में है, ऊपर जाएगा तो धन बन जाएगा, बस कहानी खत्म, ठीक। अब यहाँ पर देखो संख्या 4 की घात 3 हमको मिल जाएगा, ये टी का हल करना पड़ेगा, 2 गुणित 4 की घात 3 माने 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, गुणित टी की घात
ऋण 3 मेरा धन हो जाएगा 6 के साथ। कारण बताओ। ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर ए की घात m धन n। दोनों जुड़ जाता है भैया, हाथ जुड़ जाते हैं, क्या रहता है बीच में। चलिए 64 दोने कितना हो गया 128 और टी की घात कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए दूसरा बनाते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है 1/3 है और में कितना है माइनस ऋण लगा हुआ है 1/4 है, पावर है -1 और उसका भी पूरे का पावर कितना है -1। चलिए ये तो पलटी मारेगा तब ये ऋण धन बन जाएगा। चाहे अभी 1/3 है और 3 बटा क्या हो जाएगा 1 और पूरे की घात धन 1 ऋण 1/4 हो क्या हो जाएगा 4/1 पूरे की घात धन 1 और उस पूरे की घात क्या लिखाना है ऋण 1। 3/1 माने 3, घात 1 है तो 3 ही रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए और ऋण धन को देख लेते हैं एक बार। ऋण है कि धन है, बिल्कुल ऋण ही है प्रश्न में। चलिए हाँ, अब यहाँ पर तो 3/1 माने 3 घात में 1 है मतलब वो 3 ही हो जाएगा जी। ऋण 4/1 घात में 1 है मतलब वो 4 हो जाएगा, पूरे की घात ऋण 1। अब इसका मतलब आ गया मेरा ऋण 1 पूरे घात ऋण 1। ठीक, अब ये ऋण 1 घात वाले को बदलना है तो 1 बटा क्या हो जाएगा ऋण 1 और इस तरह से इसका आंसर आएगा ऋण 1। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका। चौथा प्रश्न थोड़ा सिद्ध करने वाला है। ठीक है, चलिए चौथा में हम आते हैं, भिड़ते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देख लीजिए, बटे के बटा और पूरा घात और भी अज्ञात राशि वाले में है, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। ये सिद्ध करने वाला है। सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। लेफ्ट साइड को कितना लाना है आपको 1 लाना है, तो LHS में क्या है उसको रख लीजिए। x की घात a बटे x की घात b और उस पूरे की घात a धन b, बीच में गुणा लगा है x की घात b। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। x की घात c पूरे का b ऋण c है गुणित x की घात c बटे x की घात a और पूरे की घात c ऋण a। तो हल करेंगे। सबसे पहले देखो ये आधार हमारा समान है और ये बटे में है, क्या लगेगा नियम x की घात a ऋण b और उस पूरे की घात a धन b, यहाँ पर धन रहेगा सब में। चलिए गुणित इस प्रकार x की घात b ऋण c और उसका पूरा घात क्या लगेगा b धन c गुणित x की घात c ऋण a और पूरे की घात क्या लगेगा c धन a। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल ये करते हैं, ऐसे बनेगा। तो फिर अब यहाँ पर जो नियम लगा हुआ है उसको मैं यहाँ प्रदर्शित कर देता हूँ कि मैंने कौन से नियम के तहत इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए तो नियम मैंने जो यहाँ पर लगाया है वो कुछ नहीं लगाया, यहाँ बगल में लिखता हूं मैं या नीचे में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने नियम लगाया है वो नियम ये है, क्योंकि x की घात या a की घात m आगे बटे रहेगा a की घात n, तो a की घात क्या हो जाएगा m ऋण n। ठीक है, वैसे आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर एक और नियम लगाने जा रहा हूँ। वो नियम क्या है जरा देख लीजिए। ये घात है और उसका भी और घात है, जब घात के ऊपर घात रहे घातों का गुणा होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे x की घात a ऋण b
और ए धन बी गुणित एक्स की घात बी ऋण सी और आएगा मेरा बी धन सी गुणित एक्स की घात सी ऋण ए और सी धन ए। यहां पर कौन सा नियम लगाया मैंने, ए की घात एम और उसकी घात क्या रहे, एन रहे। ए की घात एम गुणित हो जाता है किसके साथ, एन के साथ। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। ये देखो ये ए ऋण बी है, ये ए धन बी है, तो सूत्र आपको पता होगा, एक बार धन एक बार ऋण गुणा हो तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ एक्स की घात ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर गुणित दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स का घात बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणित तीसरे में क्या हो जाएगा, एक्स का घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया। इसमें आपको पता है सर्वसमीकरण लगा हुआ है। चलिए इसको देखो जरा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मतलब आधार समान है, बीच में क्या लगा है, गुणा। तो एक्स की घात ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कौन से नियम के तहत आया, ए की घात एम गुणित ए की घात एन बराबर ए की घात एम धन एन। माने यदि आधार समान है, बीच में गुणा है तो घात जुड़ जाता है। यहाँ से देखो ये धन में है, ये ऋण में कट जाएगा, ये ऋण धन कट जाएगा, ये ऋण धन कट जाएगा और एक्स की घात कुछ नहीं बचेगा, मतलब जीरो। तो किसी अशून्य राशि की यदि घात जीरो है उसका मतलब क्या हो गया, 1। क्योंकि हमारे पास ए की घात जीरो बराबर का मतलब कितना होगा मेरा, 1। और जो कि मेरे पास मिल चुका है RHS, RHS माने 1 आ गया ना, यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा पहला हो गया, बहुत सरल, देखो कितनी आसानी से आ गया। चलिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा में हमारे पास LHS क्या है, 1 बटा कितना है LHS, 1 धन एक्स की घात एम ऋण एन धन 1 बटा कितना, 1 धन एक्स की घात एन ऋण एम को हल करना है और कितना लाना है, इसमें भी 1 लाना है। चलिए 1 लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एम ऋण एन है, तो हमारे पास एक नियम होता है, मैं उसको उल्टा प्रयोग करूंगा। जैसे यहाँ पर बटे में है, बटे में है तो ऋण आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण पहले से है उसको बटा बना लेंगे। ठीक, ऋण पहले से है उसको क्या करेंगे, बटा बना लेंगे। चलिए बटा बना लेते हैं। यहाँ 1 बटे 1 धन ये एम ऋण एन है, जैसे ए ऋण बी हुआ ना, मतलब ए ऊपर गया बी नीचे आया, तो इसी प्रकार एक्स की घात एम होगा, वो एम ऊपर रहेगा और एन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बीच में क्या करना है, मेरे को प्लस करना है। ठीक है, ये आ गया मेरा 1 बटा 1 धन, यहाँ पर एन पहले है तो एन ऊपर रहेगा और एम नीचे रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका लघुत्तम ले सकते हैं हम, 1 बटे दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना आ गया मेरा। या तो एक काम करो, चलिए लघुत्तम ही ले लेता हूं, फिर कंफ्यूज हो जाओ। दोनों का लघुत्तम एक्स की घात एन, ये तिर्यक गुणा होगा, एक्स की घात एन धन एक्स की घात क्या हो जाएगा, एम। भले दिख रहा है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन बहुत सरल है ये। बटे में 1 कर लो, 1 बटे इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, एक्स की घात एम, फिर तिर्यक गुणा करो, एक्स की घात एम धन एक्स की घात एन। अब बटा का और बटा रहता है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यहाँ पर आ गया एक्स की घात एन। अब देखो धन वाला है, धन वाले को आगे पीछे लिख सकते हो, ऋण को नहीं लिखना। मैं एक्स की घात एम को पहले लिख दिया और एक्स की घात एन को बाद में लिखा, क्योंकि ये धन के रूप में था इसलिए आगे पीछे कुछ भी लिख दो,
चल जाएगा, ये ऊपर चला गया, x की घात m बटे x की घात m धन x की घात n। अब आप देखो नीचे को देखोगे दोनों का बराबर है, मतलब नीचे बराबर रहता है तो वही उसका लघुत्तम बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो x की घात m धन x की घात n, और यदि नीचे बराबर है तो ऊपर वाले को जस का तस जोड़ देते हैं, तो x की घात n धन x की घात m। अब देखो ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है और बटा है, भागित हो रहा है, मतलब कट के कितना आता है ये 1, और जो कि मेरे पास 1 कहाँ लाना था, मेरे को RHS लाना था। आ गया, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से ये बन चुका है हमारा प्रश्न। ठीक, चलिए अब ये देखिए मानक रूप, लेकिन मानक रूप को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं बताया है, ठीक है। सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में इसको समझते हैं कि मानक रूप का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्लियर है, चलिए तो मानक रूप का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। बहुत ही एकदम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैसे बनेगा वो प्रश्न को कर लेंगे, मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए मानक रूप, इसका दशमलव का ठीक है, तो ये होगा मेरा, इसी को वैज्ञानिक संकेतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वैज्ञानिक संकेतन, दोनों मतलब सेम है ना। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एक से छोटा हो या 10 से बड़ा, अगर हमारे पास संख्या 1 से छोटा है या 10 से बड़ा है, ठीक है, या 1 से 10 के बीच हो, 3 प्रकार के संख्या, 1 से 10 के बीच, 1 से छोटा भी हो सकता है और 10 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग इन तीनों संख्याओं को 1 से 10 के बीच गुणे 10 की घात m, मतलब उसको कुल मिला के ऐसा x गुणित 10 की घात m, जहां x क्या रहेगा, x हमारा 1 से 10 के बीच रहेगा, इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसको जब मैं प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा, भी इतना समझ लीजिए कि हमको 10 की घात के रूप में उसको क्या करना है, लिखना है। वही हमारा वैज्ञानिक संकेतन है, वही हमारा मानक रूप है। अब इसको करने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा अभी। ठीक, 1 से छोटा हो तो क्या करेंगे और 10 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, बहुत सरल है, 5 मिनट में खत्म। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। सॉल्यूशन, पहला देखो ये क्या लिखा है, 0.000000, कितना जीरो है जी, 3 3 6 3 9 और 2 11, तो 3 2 5 हो गया, 6 7 8 9 10 और क्या 11, फिर लिखा है 8 5 2। अब देखो ये जो संख्या है शून्य से छोटा है, क्यों शून्य से छोटा है, क्योंकि शून्य दशमलव मतलब उसके पास शून्य है, एक समझ में आ गया, मतलब 1 दशमलव नहीं हुआ, मतलब 1 से बड़ा कहाँ हुआ, तो ये क्या हो गया, ये जो संख्या है वो मेरा शून्य से छोटा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर संख्या रेखा लेता हूं, ये बना दिया मैंने, ठीक है।
1 और बना दिया 10 और यहां पर क्या आएगा मेरे पास 0। ठीक है, 0.0 आ गया, सॉरी 0 इधर आएगा, माई मिस्टेक। चलो ये 0 आ गया। अब देखो ये भैया 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, मतलब इधर ही रहेगा कहीं। उसको मेरे को उठा के 1 और 10 के बीच ले जाना है। तो ये 1 और 10 के बीच कैसे बनेगा? ये दशमलव अगर यहां पहुंच जाए 8 और 5 के बीच में, समझ रहे बात को, 8 और क्या जी 5 के बीच में पहुंच जाए तो ये क्या बन जाएगा 8.5 और बगल में क्या लिखा है 2। इसका मतलब ये 1 और 10 देखो 8.5 माने 8 से बड़ा, मतलब 1 और 10 के बीच में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला काम वही रहेगा, उस दशमलव को ऐसे जगह खिसकाना है जिससे वो 1 और 10 के बीच में दिखे, एक छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, चूंकि ये छोटा है। फिर बीच में लगाना है गुणा, फिर लगाना है 10 और उसके बाद गिनना है जो दशमलव वहां तक पहुंचने के लिए कितना उसको खिसकाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो शून्य है, फिर 8 और 11 और 1 12, यहाँ पर आएगा ऋण 12। तो जब छोटा से बड़ा बनाएंगे, ये मेरा 0 से छोटा था उसको 1 मतलब बड़ा बना रहा हूं, तो छोटा से यदि बड़ा बनाऊंगा तो घात क्या में लेना है, ऋण में लेना है। घात हमारा क्या में लेना पड़ेगा, ऋण में आएगा। समझ में आ गया बात? चलिए दूसरा को देखते हैं। और यदि मैं बड़ा से छोटा बनाऊं, मेरे पास संख्या पहले से बड़ा है और उसको मैं छोटा बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, घात को धन में रखूंगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। 8 0, ठीक है, फिर क्या है मेरे पास 2, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखो यहाँ दशमलव ही नहीं दिख रहा है, तो आपको मैं बता दूं, अगर ऐसा कभी भी दशमलव नहीं दिखे मतलब वो प्योर नंबर है, ठीक है। और प्योर नंबर का जैसे 100 रुपया, तो 100 रुपया क्या लिखते हो 100.00 लिखते हो ना, तो 100 लिखते हो, वैसे ये पूरा प्योर नंबर है, इसमें दशमलव सबसे आखिरी में रहेगा। समझ में आ गया? अब देखो ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको कहां पर, इसको खींच के कहां लाना है 1 से 10 के बीच। ये दशमलव कहाँ आएगा तो 1 से 10 के बीच बनेगा। ये दशमलव जब 8 और 0 के बीच में आएगा तो 8 दशमलव लिखाएगा और यह 1 और 10 के बीच में व्यवस्थित हो जाएगा। तो चलिए मैं इस दशमलव को यहाँ खिसकाता हूं और लिखता हूं 8.02। इधर को 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां पर गुणित, ये दशमलव कितना किसका है, देखो 13 ठो तो जीरो है, 14 और ये 15, 13 ठो जीरो ही है ना, फिर 14 और 15, 15 पीछे किसका है, तो ये जो संख्या था बहुत बड़ा था, है ना, 8 के बाद इतने सारे नंबर से बहुत बड़ा था, जिसको 8 दशमलव छोटा बना दिया, मतलब मैंने बड़ा से क्या बना दिया, छोटा बना दिया। तो मेरा घात क्या आएगा, धन में आएगा, तो जितना खिसकेगा उतना ही धन में लेना है, तो धन में क्या आएगा मेरा 15 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। में देखो 4 1 9 6, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी दशमलव नहीं दिख रहा है, मतलब आखिरी में है, तो 7 जीरो तो पार करेगा।
और ये दशमलव यहाँ आएगा 4 के पास, 4 के पास, 4 और 1 के बीच में, तो 4.196। अब देखो ये 1 और 10 के बीच में आ गया ना, हमेशा 1 और 10 के बीच में लिखना है, फिर बीच में गुणा लगाना है, फिर 10 में कितना घात चढ़ाना है वो देखो। तो ये 7 जीरो तो पीछे आएगा ही, 8 9 10, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 10। ठीक, धन में आएगा क्योंकि हम ये बहुत बड़ा नंबर था, उसको 4.4 छोटा बना रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं। अभी देखो ये मेरा दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, अभी मैंने घात के रूप में व्यक्त किया, अब इसको दशमलव बनाना है। चलिए सॉल्यूशन पहला, 5.02 गुणित 10 की घात क्या है, ऋण 6। अब देखो ये ऋण में है, ऋण में है मतलब वो शून्य से छोटा है या 1 से छोटा है, लेकिन ये तो 5 है ना। घात यदि ऋण में है मतलब वो 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, याद रखेंगे। घात यदि ऋण में है मतलब वो 1 से क्या रहेगा जी, छोटा है। लेकिन ये तो 5 दशमलव दिख रहा है, 5 दिख रहा है बड़ा, इसको छोटा बनाना है, मतलब आपका दशमलव आप पीछे खिसकेगा। कितना पीछे खिसकेगा, ऋण 6 है तो 6 पीछे खिसकेगा, तो एक जने तो मौजूद है, बाकी 5 लोग कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा आपको शून्य। ठीक, ये आ जाएगा मेरे पास, कितना शून्य की जरूरत पड़ेगी, 5 तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 रहेगा, और ये दशमलव यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा, और सामने में और क्या लगा लोगे, 0। 5 के बाद क्या लिखा है, 0 2, बस इतना सॉल्यूशन हो गया। चलिए दूसरा को देखिए, 7 गुणित 10 की घात ऋण 8। 7 के पास दशमलव नहीं दिख रहा है, मतलब ये पीछे में लगा हुआ है। ठीक, दशमलव यहाँ पर है, समझ लो। कितना पीछे खिसकना है मेरे को, 8, तो एक जने तो हो गया है, और कितने जरूरत है, 7 जीरो की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7, और खुद 7 1 8 लोग हो गए, दशमलव यहाँ था, यहाँ से यहाँ खिसकेगा, सामने में आप क्या लिख सकते हो, 0। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, 1 दशमलव कितने बार 0, 4 बार 0 और 1 है, गुणित में क्या है, 10 की घात क्या है, 9। धन में है मतलब आगे जाएगा राइट साइड, ना 9, तो 1 2 3 4 और 5 लोग तो पहले से हैं, आपको और कितने लोग की जरूरत है, 4 लोग की, तो दशमलव हटा के लिखो, 1 0 0 0 0 1। 5 लोग आगे बढ़ गए, 5 आगे बढ़ गया, दशमलव कितने लोग चाहिए, 4 लोग। इस तरह से हमने घातांकीय रूप से उसको दशमलव रूप में क्या कर लिया है, व्यक्त कर लिया। अब आते हैं अंतिम, ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। अब इसमें 3 तो दिया है, इसको आपको घात के रूप में लिखना है भैया। तो ये पहला फटाफट करते हैं, 0.000, कितने बार 0 है, 3 और 2 5 बार, 7। ये 0 से भी छोटा है, मतलब 1 से छोटा होगा, मतलब छोटा से बड़ा बना रहे हैं, ये दशमलव कहाँ जाना चाहिए, 7 के पास। ये आ जाएगा 7 गुणित कितना किसका, 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 की घात क्या लगा लोगे, ऋण 6। ठीक, दूसरा देखो, 1 2 और क्या है भैया, 7 5 6 और 3 0। ठीक है, अब ये दशमलव यहाँ पर है समझो, जो कि 1 और 2 के बीच में आएगा, और ये लिखाएगा 1.2 7 5 6 गुणित 10 की घात कितना पीछे किसका है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, धन में आ जाएगा 7, क्योंकि बड़ा से छोटा बनाए हैं। और तीसरा देखो, 0.08, ठीक है, मीटर लगा दो सब में, ये लो। अब देखो जरा, ये
हमारा ये 8 के जस्ट बाजू में आना है, 2 डिजिट खिसकना है, 2 नंबर, तो क्या हो गया 8 गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा ऋण 2। छोटा से बड़ा बनाएंगे तो घात ऋण में जाएगा, और बड़ा को छोटा बनाएंगे तो घात धन में जाएगा, और ये आ गया मीटर। बस इतने ही सवाल थे घातांक के नियम और वैज्ञानिक संकेतन अर्थात मानक रूप में लिखने वाला। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसका अगला प्रश्नावली का प्रश्न लेकर नया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।